अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और एक बड़ा हमने आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे म्यूजिक लाउंज ने एक बड़ा हमने कैसे कोई ब्रेक थ्रू आया, हमने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है और ये बड़ी कोई नई एक हमारे लिए आपके लिए एक खबर है कि अब हम वीडियो पॉडकास्ट के ऊपर आ गए हैं और जो लोग हमें सुनते थे अब हमें देख भी सकते हैं। और मैं ये चाहूंगी और मैं आगे ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो हमारी वीडियो पॉडकास्ट का जो सिलसिला है ये चलता रहे, इससे हम ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकते हैं, इससे आप हमें देख भी सकते हैं, इससे हम ज़्यादा अपनी बात को आप तक बेहतर तरीके से पहुँचा सकते हैं, मुझे ये लगता है। तो आपको कैसा लगता है? ये भी हमें फीडबैक ऑब्वियसली चाहिए होगा सबसे। तो सबसे आगे बात करने से पहले मैं सर अहमद नईम के भी जो व्यूज़ है इस बारे में जानना चाहूँगी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आप बताएँ आपको कैसा लग रहा है आज वीडियो पॉडकास्ट में आके? बिल्कुल देखें कि इंटरेक्शन का जो है ना एक नेक्स्ट लेवल आया। पहले जो लोग हमारी यानी कि वॉइस से फेमिलियर हो रहे थे, अब वो यानी कि हमें देख भी सकते हैं और जो है ना एक बेटर इंटरेक्शन मीडियम मेरे नज़र में तो यही है कि ज़्यादा बेहतर आ रहा है उनके लिए। तो आप अपने लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं? मैं आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड? नाइस। सो आई थिंक ये ज़्यादा हमारे लिए भी बेटर इंटरेक्शन है और जो हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे सबको पता है कि हम लोग ज़्यादा करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, हम लोग अपने पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, हम लोग अपनी जो नेशन है उसको ज़्यादा इन फोकस लेके चलते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे इश्यूज़ पे हम बात करने वाले हैं और लेकिन मुझे लगता है कि अब तक हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहे हैं कि प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सॉल्यूशंस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि सॉल्यूशंस के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली मैं एक चेंज नहीं लेके आ सकती एज एन इंडिविजुअल, सर अहमद नहीं लेकर आ सकते या कोई एक इंडिविजुअल नहीं लेके आ सकता, मुश्किल होता है। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इसके लिए फिर हम थोड़े बाकी कंट्रीज को भी उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको भी देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। साथ साथ हम अपने पाकिस्तान की जो आजकल जो हालात चल रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि क्या बेहतरी आ सकती है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है और कैसे लाई जा सकती है। तो सर आप रेडी हैं? बिल्कुल, आज जो है ना उसी पे हम डिस्कशन करते हैं। श्योर। तो अब ये है कि अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तान पे आजकल के हालात की, वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। डेमोक्रेसी इज़ अराउंड के उसका ज़ीरो डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं कि चलो वो कहने को है लेकिन नहीं है और एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करती, सबको पता है कि नहीं करती। लेकिन साथ-साथ हम ये देखें कि उसके साथ हमारे जो दूसरे मसाइल हैं, अगर चलो आप पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पे रख दो, हम इकोनॉमिक मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं, जो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वो इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं कि वो एक आपको सर्कल में घुमाए जा रहे हैं कि आप सुबह जाएँ और पैसे कमाएँ और 1 महीने बाद आप पैसा लेकर आएँ और अपनी सारी जो कर्ज़े हैं उसको उतारें और अपने जो महीने का अगले जो महीने का एक खर्चा उसको पूरा करने के लिए बस हैंड टू माउथ रहें, उसी में एक स्ट्रगल करते रहें। तो उससे ना ही एक प्रोग्रेस आ सकती है बेहतर और ना ही इंसान अपने लिए किसी और डायमेंशन पर सोच सकता है। वो उसी भाग-दौड़ के अंदर लगा रहता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, एक मुल्क के लिए भी और एक इंडिविजुअल के लिए भी, ताकि वो अपनी जो बाकी जो डायमेंशंस हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, उन पे बेहतर तरीके से फ़ोकस कर सके। फिर ही वो एक उसमें निखार पैदा हो सकता है एक इंसान के अंदर और हम जान सकते हैं कि इसमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी क्या जो हैं ख़ामियाँ, खूबियाँ या क्या-क्या उसके अंदर टैलेंट्स मौजूद हैं। तो इकोनॉमिकली किस तरह से स्ट्रॉन्ग हुआ जाए? अहमद साहब आप क्या समझते हैं कि क्या इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं? किसी भी मुल्क के लिए ना उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट जो होता है ना वो यूथ का होता है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें तो जो हमारी यंग जनरेशन है ये यूथ में देख लें कि 40 साल की उम्र तक के लोग आते हैं। ठीक है, तो 55% हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो यूथ के अंदर आ रही। ठीक है, वर्कफोर्स की कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है, चीज़ों की अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज पाकिस्तान को बेशुमार दी हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो सीज़न्स की बात कर लें हमारे पास, अगर समंदर की बात करते हैं, अच्छा अगर हम ये जो हमारे पास मादनियात हैं, हर चीज़ का ज़ख़ीरा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे इशू आ रहा है, इकोनॉमी अगर हमारी ग्रो नहीं कर पा रही, हमारी डायरेक्शन सही नहीं। ठीक है, एक विज़न होता है, वो विज़न हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, 76 ईयर्स गुजर चुके हैं इस मुल्क को बने हुए,
और हम हमेशा यही सुनते आते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कि मुल्क जो है एक नाज़ुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, ठीक है? आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनता हुआ आ रहा हूँ। वो नाज़ुक सूरत हाल कब ख़त्म होगी? कोई डायरेक्शन आएगी, कोई चीज़ होगी, कब यानी कि ये चीज़ें उससे हम आगे ग्रो करेंगे? हुँ। अच्छा, क्या विज़न क्या हो सकता है? विज़न क्या दूसरे कंट्रीज़ से हम लोग थोड़ा-सा कुछ वहाँ से सीख सकते हैं या किसी और की जो जो भी उनके एक्सपीरियंसेस से उनसे सीख सकते हैं? वो विज़न किस तरह से आ सकता है? देखें कि जो मुल्क हैं, हमारे सामने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके हालात बहुत बुरे थे, ठीक है? और विदिन फ्यू ईयर्स अगर आप देखें, तो वो मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, ठीक है? उनकी जो नंबर 1 थिंग जो हमारे पास आ रही थी, वो चीज़ ये थी कि एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नंबर 1, ठीक है? जब आप पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री होती है, तो दुनिया आपकी बात सुनती है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक कंसिस्टेंसी रहे, ठीक है? बार-बार अगर पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आती रहेंगी या आपका कोई भी जो है समझ लें कि जैसे हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज्ड कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है? तो इसकी अगर अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो जितने भी मुल्क आपको तरक्की याफ़्ता नज़र आ रहे हैं, उन्होंने जितनी भी वर्किंग की है, उनकी तमाम वर्किंग ये आ रही है कि अपनी इकोनॉमी पे वर्क कर रहे हैं। एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आती। अनफॉर्च्युनेटली अगर हम पाकिस्तान में देखें, हमारे यहाँ यानी कि लोगों का क्या ख़्याल है कि जो आते हैं जिस तरह हमारे कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, शायद जो है ना एक एमएनए, एमपीए का काम रोड बनवाना है, स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है। हमारे लोगों के माइंडसेट में यही आ रहा है ना कि वो साफ़ पानी फराहम करवा देगा। कि वही छोटे-छोटे काम वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कि वो हमें प्रोवाइड कर दें तो फिर वो सबसे अच्छा है, हमारा तो लीडर ही वही है जो हमें बेसिक नेसेसिटीज़ जो हमारा राइट है, वो अगर हमें प्रोवाइड करते हैं तो क्या एहसान है हमारे ऊपर। बिल्कुल, और अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो जितने भी ये प्रोविंशियल असेंबली हो गई या नेशनल असेंबली हो गई, इनके अंदर लॉज़ बनते हैं, ना कि किसी मेंबर का काम जो है ना, ये काम करने के लिए आगे आपके जो देख लें ना कि और महकमे मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, जिन्होंने ये छोटे-छोटे काम करने होते हैं। ये किसी का एहसान नहीं होना चाहिए कि उसने कोई रोड बनवाई है, कोई स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, नहीं। ये आगे जिनका काम है वो करें। हमारे तो अनफॉर्च्युनेटली इस तरह के काम होते ही नहीं ना, हमारे यानी कि पहले लगती हैं, बोर्ड्स लग जाते हैं, चीज़ें होती हैं कि जी ये इनका प्रोजेक्ट आया या कुछ और आया, प्लानिंग तो है ही नहीं। हालाँकि उनका काम ये है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, कोई बिज़नेस के लिए ईज़ीनेस क्रिएट करें कि लोग जो हैं वो आएँ और इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर। इन्वेस्ट करें और आपको नहीं लगता कि 5 साला प्लान्स बनते तो हैं लेकिन 5 साल पूरे ही नहीं होते किसी के। तो 5 साला प्लान कैसे इम्प्लीमेंट होगा? अगर हम ये देखें तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि पाकिस्तान में इशू है कि एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमेशा पाकिस्तान जब से बनता आया है, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि इन 5 सालों के अंदर उन्हें क्या करना है। देखिए, जो मुल्क तरक्की करते हैं, उन्होंने 5 साल के प्लान नहीं बनाए, उन्होंने 100 ईयर्स के प्लान बनाए, 50 ईयर्स के प्लान बनाए। उन्होंने ये यानी कि अपने आने वाली जो उनकी जनरेशन थी, उसके लिए प्लान बनाए। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात ऐड करता जाऊँगा, चाइना को अगर आप देखें, चाइना पाकिस्तान से बाद में ही जो है ना यानी कि उसने प्रोग्रेस करना शुरू किया। पाकिस्तान तो बहुत डेवलप था। अगर उनके डेलीगेशन देखें 70s तक, वो पाकिस्तान आते थे, देखते थे कि जो है ना ये पाकिस्तान में तरक्की कितनी चल रही है, और अब हम चाइना को देख रहे हैं कि वहाँ तरक्की कितनी आ रही है। पाकिस्तान में कितना इन्वेस्ट किया है उसने, आप ये देख लें सी-पैक जिस पे आजकल हम बड़े हम भी प्राउड फ़ील करते हैं कि अच्छा चलो हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे-अच्छे रोड्स आ गए हैं, तो वो कहाँ से आए हैं? बिल्कुल, उनका देखें एक इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने एक विज़न बनाया हुआ है, वन बेल्ट का। देखें, चाइना में उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेट की। उसके बाद अब वो पाकिस्तान तक वो बेल्ट ला रहे हैं और बाकी मुल्कों में भी जा रहे हैं। तो आप यानी कि देखें कि उनका विज़न कितना ब्रॉड है। वो अपने मुल्क के लिए कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है स्टेबल विज़न है कि आपकी चाहे आपकी हुकूमत चेंज हो जाए, चाहे आपके पॉलिटिकल
कुछ भी सिनेरियो हो जाए, आपने जो अपना एक प्लान बनाया हुआ है, आप उसको लेके चलते हैं। चाहे वो 100 ईयर्स का प्लान है, वो 50 ईयर्स का प्लान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैंने एक प्लान बनाया है जो 10 साल का है, कल मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहती, वो आप बन जाते हैं, कोई भी बन जाता है, वो मेरे प्लान को लेकर चलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती कि अगर हम बात करें कुछ पुराने सालों की, जैसे मेट्रो बस बनानी शुरू की थी नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में बननी शुरू हुई थी, तो जितनी वो उनके रहने तक वो बन गई, वो उतनी ही बनी। उसके बाद ये था कि कुछ स्टेशन उन्होंने बनाए हुए थे बट वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाए क्योंकि फिर वो हुकूमत चेंज हो गई। तो सब ये कह रहे थे कि अच्छा हम वेट करते हैं ना, कुछ अरसे बाद बन जाएगा तो हमारे लिए सहूलत होगी। कि वो बन स्टेशंस बने रहे लेकिन वो लोग भी वेट करते रहे, अच्छा जी मियाँ जी आएँगे तो बनेंगे, जैसे मियाँ जी ने आके खुद बनानी थी वो। मतलब आप ये देखें कि अगर आपका एक चल रहा है एक प्रोग्रेसिव था ना वो एक इनिशिएटिव, तो अब आगे उसको लेके क्यों नहीं चलते? असल में देखिए ना, वही बात आती है कि हमारे कोई भी है ना, वो ये कहेगा कि ये किसी दूसरे का प्रोजेक्ट था, मुझे इसमें फेम नहीं मिल रहा। ठीक है, एक अच्छी इनिशिएटिव थी, वो कहेंगे कि इसमें हमें तो नहीं, लोग तो ये जानेंगे ये तो प्रोजेक्ट उन्हीं का, तो उसको वो एडवांसमेंट में ही नहीं ला के आते। अगर आप उससे पहले देख लें, रेस्क्यू 1122 इनिशिएटिव जो था, चौधरी परवेज़ इलाही का था, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था। वो भी ये हुआ कि पूरे यानी कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। ठीक है, एक सूबे के चंद एक शहरों में नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट था बड़ा डिले में और बड़ा स्लोली उसने जो है ना वो ग्रो किया। ठीक है, अभी भी आप यानी कि देख लें कि मेरा ख्याल है पंजाब के जो जितने भी छोटे शहर आ रहे हैं ये, वहाँ पे आपको रेस्क्यू 1122 उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आएगा जिस तरह बड़े शहरों में आ रहा था। ऑब्वियसली बड़े शहरों में बड़े उनके ऑफिसेज़। बिल्कुल, तो आप यानी कि इस चीज़ पे ये देखें कि ये एक माइंडसेट है, और हम जब बात करते हैं तो देखें कि माइंडसेट की ही चेंज की हम बात करते हैं हमेशा, कि अगर आप कुछ बदलेंगे, तब्दीली कैसे आएगी कि जब आप अपने आप को चेंज करना शुरू करेंगे। आप सिर्फ ये ना सोचें, यानी कि कोई भी जो भी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट आम जो है लोगों के लिए आ रहे हैं, जो उनके फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, उनको करना चाहिए, डिस्पाइट दैट कि वो एक्स वाई ज़ेड किसी एक पर्सन का इनिशिएटिव था। अगर वो गुडविल के लिए है, नेशन के लिए, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कि अपनी ही पब्लिसिटी के ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहिए। मीनवाइल शायद वो ये भी सोचते होंगे कि अगर हम ये पब्लिसिटी करेंगे, ये उनका एक तरह से वो प्रेशराइज़्ड हैं, वो कि वो ये करना है उन्होंने कि ये नहीं करेंगे तो आगे भी उनका जो है कुछ नहीं बनेगा आगे वाले सालों में। वो एक माइंडसेट एक इस तरह से चीज़ें बन जाती हैं। अगर हम थोड़ी-सी बात करें हमारे साथ आज़ाद होने वाले मुल्क की, अगर हम थोड़ी इंडिया की बात करें, तो आपका इस पे क्या राय है? आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक दे आर वे मोर स्टेबल देन अस? अगर हम देखें ना, इंडिया की एग्जांपल अगर हम लें, देखिए पाकिस्तान और इंडिया के ना ऑलमोस्ट एक जैसे हालात रहे। 1997 के अंदर अगर आप देख लें तो इंडिया भी बल्कि 1997 से पहले इंडिया बैंक करप्ट हो गया था। ठीक है, उनके पास भी डॉलर्स ख़त्म हो गए थे, और जो है ना मैं 1997 इसलिए कह रहा हूँ कि एक पीस टॉक का इनिशिएटिव आया था। ठीक है, उस वक्त के जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, जो वो पाकिस्तान आए थे। ठीक है, एक पीस टॉक के लिए आए थे, क्योंकि उनको भी ये था कि जो इंडिया है उसमें भी कोई वो डॉलर्स की भी कमी आ रही है और चीज़ें भी हैं, और वो इकोनॉमिकली भी इतना स्टेबल नहीं है। उन्होंने इंडिया में क्या था कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ, उनकी गवर्नमेंट हर चीज़ के रेट को कंट्रोल कर रही थी। तो फिर जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन की ना, तो एकदम से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आई इंडिया के अंदर। आप ये समझ लें कि 2000 तक लोगों के ये बाइंग पावर बहुत हद तक कम हो गई। लोग यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए कि एक जो रेट की स्टेबिलिटी थी वो बहुत ऊपर चली गई। लेकिन ग्रेजुअली अगर आप 2000 से लेके 2024 आज आ गया, अगर इन 24 सालों को देख लें और जो 2000 से पहले के साल इंडिया के देख लें, तो ये ग्रेजुअल चेंज है। उन्होंने यानी कि पॉलिसीज़ बनाई, उनकी गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पॉलिसीज़ बनाई कि लोग आएँ, इन्वेस्ट करें, ठीक है, ख़ुद भी कमाएं, हमारे लोगों को भी जॉब्स दें। और ये पॉलिसी उन्होंने स्ट्रिक्टली रखी
चाहे गवर्नमेंट जिस मर्जी की है। सही, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं कि हम जिन मुल्कों का ज़िक्र कर रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सबके सामने हैं। प्रॉब्लम्स हमें अपने मीडिया में भी देखने को मिलते हैं। और ये भी नहीं है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लमेटिक बनाया गया है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं नहीं। वो हम उन्हीं को जो है ना अब दिखाने की, हाइलाइट करने की कोशिश करते हैं कि कोई ये ना समझे कि हम बैड इमेज बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में कोई, जैसे अहमद नईम साहब हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में सीज़न्स हैं, पाकिस्तान में सब है, पाकिस्तान में यूथ है, टैलेंटेड है, बट वो कहीं न कहीं एक चीज़ उनको हर्डल्स हैं, जो उनको रोक रहे हैं। अब हम उन हर्डल्स को हटाने की बात करते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा मुल्क बहुत, अल्लाह मियाँ ने इसको बहुत नवाज़ा है। लेकिन उन चीज़ों को बेहतर तरीके से यूज़ कैसे करना है, वो हमें नहीं आ रहा इतने सालों से, जो कि हम अब थोड़ी-सी दूसरी जगहों से जो है अब दूसरों का विज़न कॉपी करके या दूसरों को देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सॉल्यूशन हो सकता है हमारे मुल्क के लिए भी। तो अहमद नईम साहब, मेरा ख़्याल है ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी कि कहीं ये ना हो कि ये इंप्रेशन जाए कि हम अपने मुल्क को बिल्कुल भी, हम पाकिस्तानी होके हम अपने मुल्क को कभी भी उस तरह से डिग्रेड नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। और बाकी ममालिक में भी मसाइल है अब। कोई भी मुल्क है, किसी भी चीज़ पे आ रहे हैं, देखें कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हर जगह के हैं। अगर आप यानी कि जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अगर अभी हम बात कर रहे हैं ना, इंडिया की बात कर रहे हैं, उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हब है वो मुंबई है, ठीक है। मुंबई के अंदर जो क्राइम की रेशो है वो कराची से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट कि उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ कितने लोग डेली मर रहे हैं किसी को नहीं पता, मीडिया पे वो चीज़ आ ही नहीं रही। वो अपना, अगर आप देखें तो एक मूवी आई थी बड़े साल पहले, स्लम डॉग मिलियनेयर, 2007 की शायद वो मूवी थी। तो उसमें जो मुंबई का व्यू दिखाया हुआ था, हमें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाते हैं ना मूवीज़ के अंदर और साफ़ सुथरा, एक जो उन्होंने स्लम्स का व्यू दिखाया था कि एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उनके पीछे जो स्लम्स बनी हुए हैं और लोग किस तरह मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं, तो वो भी उसी शहर का है। कितने यानी कि वहाँ पे हालात ख़राब हैं, चीज़ें क्या आ रही हैं। तो ये तो देखें कि हर मुल्क के साथ कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। आप यानी कि कोई भी एग्जांपल ले लें, किसी भी जगह पे जाएं, आपको ये सब कुछ जो है ना वो नज़र आएंगे। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें जो बेहतर हैं, जो बेहतरी हमारे मुल्क में भी लाई जा सकती है, उनको अगर हम उसका ज़िक्र करें तो ये कोई बुराई नहीं है, मेरा ख़्याल है कि अगर एक अच्छा इंसान अच्छा है। कि एक प्रोडक्टिव वे में अगर हम चलते हैं, कोई बेटरमेंट आता है, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में कुछ आता है या कोई पॉलिसीज़ में कोई चेंज आती है, तो हम तो एक वो ट्राई कर रहे हैं ना कि हमारी तो अपने जो एक एफर्ट है वो हम पुट अप कर रहे हैं। हम अपनी वॉइस को यूज़ करके कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ों को हाइलाइट किया जा सके कि चलो कोई एक आध इंसान ही या कहीं न कहीं किसी के माइंड में किसी के ये चीज़ें बैठ जाएँ, तो वो आगे कहीं न कहीं आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। और साथ-साथ अगर हम इंडिया का, जैसे हमने ज़िक्र किया, वहाँ पे अब गूगल ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे टेस्ला ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, बड़े-बड़े जो ममालिक हैं या जो बड़े कामयाब हैं, वो बड़े विज़िट करते हैं इंडिया के अंदर और हमें देखने में मिलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये नोशन दे दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या पाकिस्तान से वो नफ़रत करते हैं, जेलसी है। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये कंप्लीटली ये एक रीज़न नहीं हो सकता वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। कुछ है तो कर रहे हैं ना वहाँ पे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जो सबसे पहली चीज़ आ रही है किसी भी मुल्क के अंदर, अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट आती है तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। अगर गूगल वहाँ पे सारी चीज़ें अपना ऑफिस सेट कर रहा है, या सिर्फ गूगल नहीं, ऑलमोस्ट जो पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं तमाम वहाँ पे इंडिया में मौजूद हैं, उनके हेड ऑफिस मौजूद हैं। इवन कि अगर आप अभी देखें कि आईफोन की बात करें तो टाटा ग्रुप को उन्होंने जो है वो अवार्ड कर दिया असेंबलिंग का, ठीक है। अब कुछ अरसे बाद जो आईफोन हमें पाकिस्तान में भी नज़र आएंगे वो असेंबल्ड बाय इंडिया होगा। पहले हमें चाइना नज़र आ रहे थे, अब असेंबल्ड बाय इंडिया हो जाएगा। तो देखें उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसके पीछे आपको स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। कोई भी मुल्क अगर आ रहा है, देखें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। जब वो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि लोग जो हैं यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट का नुकसान नहीं होगा, तो वो फिर ज़रूर आएंगे। जहाँ पे उनको लगेगा और कि यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, तो फिर लोग नहीं आएंगे।
ठीक है? हमें जो समझने की चीज़ जो यूथ को भी समझने की है कि अपने आप को स्किलफुल बनाएँ। इस तरह की चीज़ें ऐसे स्किल्स लें कि जिनकी डिमांड हो पूरी दुनिया के अंदर। आज देखिए इंटरनेट है, हमें सब कुछ तो एक पूरा जो हमारे पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन चुका है, ठीक है? आपको पता लग सकता है कि जी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। हमारे अगर वही चीज़ें लोगों को या लेबर को या स्टूडेंट्स को अगर उस तरह ट्रेन किया जाए तो ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ना थोड़ी-सी ना 1 मिनट जवेरी एक ब्रेक लेते हैं, अज़ान की आवाज़ आ रही है। जी, श्योर, 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 श्योर। अच्छा, तो हम उस वक़्त ये बात कर रहे थे कि इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इतना लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, शायद उसकी बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी है। वही बात जो हमने पहले की थी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस हमारे पाकिस्तान में आके इस वक़्त कोई इन्वेस्ट करती है बड़ी कंपनी, तो उसको किस चीज़ का सर्टेनिटी नहीं है ना। उसको क्या ये वो उसको है कि ये चलेगा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा पैसा डूबेगा नहीं। कल को ये गवर्नमेंट चली गई, दूसरी आ गई, कोई बैनिंग नहीं हो जाएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट को हमें नुकसान होगा। तो लोगों को ये चीज़ बताना या लोगों के ज़हन में ये श्योरिटी डालना कि ऐसा कुछ नहीं होगा और स्टेबल हालात चल रहे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो मेरा ख़्याल है इसके लिए कुछ एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, देखिए कंसिस्टेंसी के बगैर तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम जितने भी हम मुल्कों को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इन सब के अंदर आपको स्टेबिलिटी नज़र आई है, विज़न नज़र आया है कि अगर कोई बंदा यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में नहीं भी है या रूल नहीं कर रही, उसके बावजूद जो पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंट रहती हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले चाइना की बात कर रहे थे, चाइना में जो प्रेसिडेंट बनता है और जो नेक्स्ट टेन्योर के लिए जिसने प्रेसिडेंट बनना होता है, 5 साल पहले जो है वो इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसको यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो पॉलिसीज़ को समझे और एक उन पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी चलाए, ठीक है? कि वो अपने यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में इतने टची हैं। किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता कि जो जिसका टेन्योर चल रहा है और जिसने नेक्स्ट टेन्योर के लिए आना है वो पहले ही इलेक्टेड हो, ठीक है? तो जब ये चीज़ें आती हैं तो देखें उनकी जितनी पॉलिसीज़ हैं, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं कि अब पूरी दुनिया चाइनीज़ प्रोडक्ट पे रिलाई कर रही है। पहले एक दौर में ये होता था ना कि चाइना की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं समझी जाती थी। अब अगर हम देखते हैं तो हमें ये सब कुछ नज़र अब हर क्वालिटी की प्रोडक्ट नज़र आती है कि अगर आपने अच्छा पे करेंगे तो आपको वही क्वालिटी मिलेगी जो किसी जर्मन प्रोडक्ट में होगी या किसी अमेरिकन प्रोडक्ट में होगी या ब्रिटिश में होगी। अगर आप लो पे करेंगे तो आपको लो के मुताबिक बना देंगे। अगर आप बिल्कुल ही आपके पैसों हाँ, जो आप ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक वो चीज़ें आपको कर देंगे। लेकिन जो वो ब्रांड ग्रो करना चाह रहे हैं, यानी कि चाइना की अगर आप देख लें जो ब्रांड्स उनके ग्रो हो रहे हैं उनमें वो नहीं कर रहे। कोई भी यानी कि उसमें कोई भी प्रोडक्ट हल्की नहीं दे रहे वो, चाहे वो सेलुलर फ़ोन्स उनकी टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है ना कि वो हर तबके को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो लोअर क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर क्लास है। तो जिस तरह का कोई इंसान जितना पे कर सकता है उसके हिसाब से उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदता है। देखिए ये कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि कितने बेहतर तरीके से वो इसको टैक्टिक्स के साथ लेकर चल रहे हैं कि अपनी हर इंसान कहीं न कहीं अब हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेड इन चाइना है। इवन हम लोगों को शायद कभी खरीदते हुए पता भी नहीं चलता है कि अच्छा ये मेड इन चाइना है, ये हम लोग चीज़ उठा के ले आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा वो मेड इन चाइना का वो लोगो उसके ऊपर लगा होता है, बचपन में हम टॉयज़ से खेलते थे, तो वो भी मेड इन चाइना। सारा कुछ ही कि चाहे जल्दी वो टूट भी जाते थे, स्टिल हम खरीदते वही थे। अभी भी देख लें मेजॉरिटी वही है, सब कुछ आपके यानी कि जितने इक्विपमेंट आ रहा है मोस्टली आपके पास चाइनीज़ आ रहा है, ठीक है? और रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? ये हम नहीं कह सकते कि सारे हैं, तो वो यानी कि वही बात आती है कि आपने किस क्वालिटी का प्रोडक्ट ख़रीदा, वो उसके मुताबिक ही चल रहा है, ठीक है? लेकिन उन्होंने जो यानी कि आपके उनके जो टारगेट ऑडियंस थे, वो हर तरह के ऑडियंस को उन्होंने कैप्चर किया। बिल्कुल और इसमें टाइम भी ऑब्वियसली लगता है। इसमें आपको वही वहाँ जाके बात तो हमारी रुक जाती है कि अब इसमें आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है कि आप अगर बाकी मसलों में इतने बिज़ी रहेंगे, तो आप
आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बाहर की दुनिया को अट्रैक्ट करें, आप अपना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएँ, स्ट्रैटेजीज़ बनाएँ कि जी बाहर से लोग आपके आएँगे, इन्वेस्ट करेंगे या लोग देखेंगे कि वाक़ई में ये लोग बहुत अच्छा चल रहा है, इनका मुल्क अच्छा चल रहा है, इनकी प्रोग्रेस है, इनकी तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। तो वो तब जाके आपके मुल्क में भी इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके वो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इसके लिए टाइम चाहिए, इसके लिए सर्टेनिटी चाहिए, इसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए और जो कि अभी तो मुझे इतनी आसान नहीं लग रही हमारे मुल्क में आना। तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है? जो अल्लाह ताला है उसके लिए कोई जो चीज़ है ना वो मुश्किल नहीं होती, ठीक है? जब भी यानी कि हमारे मुल्क की तकदीर बदलनी होगी ना, मैं ये बात बहुत दफ़ा कहता हूँ कि जब हम लोग खुद चाह रहे होंगे ना कि अपने हालात बदलें, तो खुद ब खुद यानी कि वो चेंज आना शुरू हो जाएगी। अगर देखें कि आज मैं एक बात कहता हूँ कि चंद लोग हैं, वो एक तहैया कर लेते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना। सपोज़िडली 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, ठीक है? हाँ, वो कह लें कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें कोई गलत काम नहीं करना, हमें किसी का यानी कि कोई किसी को तंग नहीं करना, कोई चीज़ नहीं चलनी, ठीक है? हमें बस एक प्रॉपर वे में चलना। तो उनके साथ जितने लोग जुड़े होंगे, उन पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। एक कंपाउंड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर वो 100 लोग हैं, तो वो मेरा ख़्याल है कि इम्पैक्ट 1000 पे डाल सकते हैं। 1000 लोग 10,000 पे डाल सकते हैं, ठीक है? इसी तरह आप देखते जाएँ, जिस तरह आगे-आगे चलते जाएँगे, तो ये एक चेंज आती जाएगी, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं से इनिशिएटिव करना है, यानी कि डिसाइड ये हमारी लोगों को खुद करना है कि क्या सही है, क्या गलत है। उनको ये डिसाइड करना है। नहीं जा सकता और बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग आप देखें कि पीएचडीज़, एमफिल अब अपने-अपने डिपार्टमेंट में बड़े एक्सेल किया हुआ है जिन्होंने, बड़ा उनको उनका नाम है। उनको या मेडल से नवाज़ा जाता है या सर्टिफ़िकेट्स दे दिए जाते हैं या कहीं थोड़ा बहुत उनका नाम हो जाता है, लेकिन उनको उनको अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उनको एक्सरसाइज़ करने का मौका नहीं दिया जाता। कि अगर एक इंसान इतना सर्टिफ़िकेट्स, इतने मेडल्स, इतनी जो रिसर्चेज़ करके अगर एक मकाम पे पहुँचा है, तो क्यों ना उसको हम एक मौका दे दें कि वो कोशिश करे, जो उसने सीखा है एटलीस्ट इम्प्लीमेंट तो करे। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास वही हैं लोग जो कि बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं। चल रहे हैं, पॉलिसीज़ चलती आ रही हैं कंसिस्टेंट, वही हम एक ओल्ड पॉलिसीज़ को लेके चलते हैं, नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता या इम्प्लीमेंटेशन एक सिर्फ नाम की होती है, चीज़ें नहीं आती। अब देखें ना, वही लोग हैं, आपको कितनी यानी कि एग्जांपल्स नज़र आते होंगे, पाकिस्तानी था, किसी भी शहर में था, किसी यूनिवर्सिटी में था, यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिल रहा था, बाहर गया तो उसका बड़ा नाम हो गया, ठीक है? वो बड़ा ग्रो कर गया। क्यों? कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आई। यहाँ पे हम नहीं चाह रहे होते कि कोई भी बंदा जो है ना वो ऊपर आए। ये सोच भी बड़ी गलत आती है, ठीक है? कि देखें ना, एक कोशिश जो आ रही होती है वो ये होनी चाहिए कि फॉर द गुड विल ऑफ द नेशन होना चाहिए, कि अगर उस चीज़ में चल रहा है ना काम, लोगों के बेटरमेंट के लिए हो रहा है, तो उसके जो है ना रास्ते में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। मेरा तो पर्सनल बिलीव ये है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको करना देना चाहिए, ताकि गुडविल आए, लोग यानी कि उससे जो है ना फ़ायदा हासिल करें, आगे चलें, ठीक है? एक सदका जारिया ही समझ लें कि अगर आप किसी के कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है और आप उसके लिए कोई मसाइल नहीं खड़े कर रहे, तो उसको इस ट्रेंड में ले जाएँ। हुँ, इस तरह ले जाएँ और बिल्कुल फिर वही बात इंडिविजुअल के ऊपर भी आ जाती है और एज़ अ सोसाइटी एज़ अ होल भी आ जाती है कि अगर एक इंसान इतना काबिल है, कहीं कहीं न कहीं उसमें स्किल्स हैं, तो उस स्किल्स को यूटिलाइज़ करने के मौके होने चाहिए। आजकल सब लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा, हमें लोग कहते हुए नज़र आते हैं, ख़ैर ये बिल्कुल बात सही नहीं है कि डिग्रीज़ मत लो, डिग्रीज़ की वैल्यू नहीं है, आप स्किल्स ऑक्यूपाई करें, स्किल्स एक्वायर करें। स्किल्स ज़रूरी हैं, लेकिन स्किल्स को कहीं पे प्रैक्टिस करने का मौका होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्किलफुल हैं। आपको कहाँ चलें, हम अगर बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें, कहीं न कहीं हमें नज़र आ जाते हैं, लेकिन हमें पॉलिटिक्स के अंदर स्किलफुल लोग, बहुत कम पढ़े-लिखे लोग देखने को मिलते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है एक मेजर चेंज की ज़रूरत है कि उनको मौका देना चाहिए, लेकिन उनको मौका फिर कौन देगा? तो यहाँ पे तो अब आके हम भी चुप हो जाते हैं। बस यही तो चीज़ें हमारी जो है ना मुल्क में जो हम सफ़र कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से ही ये मामलात आ रहे हैं कि देखिए ना, स्किलफुल लोग हैं वो आगे नहीं आ पा रहे, उनको हमने डंप किया हुआ,
ठीक है, जो अनस्किलफुल लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों को जब हम देख रहे होते हैं तो जो काम वाला बंदा है ना वो फिर फेड अप हो जाता है, कहता है कि जब मुझे मौके ही नहीं मिल रहे, चीज़ें ही नहीं आनी, तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूं, ठीक है। और फिर एक वो चेन बन जाती है, बिल्कुल, वो चेन एक बन जाती है कि लोग फिर यही समझते हैं कि यहाँ पे तो शायद काम हो ही नहीं सकता, चीज़ें ही नहीं चल सकती। लेकिन अगर हम बातचीत बाकी भी देखें, पाकिस्तान में ही अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे लोग थे, ठीक है। अब्दुल सत्तार ईदी एक पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल है, ठीक है। इसी मुल्क में उन्होंने काम किया, ठीक है। लोग यानी कि शुरू में उनके लिए भी तो बड़ी यानी कि तंग करते थे, मामलात उनके लिए बेहतर नहीं थे। जब इनिशियल उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस अपनी स्टार्ट की, उन्होंने ख़ुद से स्टार्ट की, ठीक है। कितने साल, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर भूल गई, मेरे ख्याल शायद 20 साल वो सोलो रहे कि जिसमें वो खुद काम करते रहे, ठीक है। चलाते भी वो खुद थे, बाकी भी चीज़ें सब कुछ करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर टीम बिल्ड होने लगी। अगर देखें कि हमारी जो यूथ है जो परेशान हो जाती है चीज़ों से, नहीं उनको लगता कि या शायद मायूसी है, तो उनको उनके ज़रूर देखना चाहिए कि इस मुल्क में ही रहे, इस मुल्क में ही उन्होंने अपना सेटअप बिल्ड किया। और फिर देखें कि जब वो इस दुनिया से गए तो दुनिया को पता चला कि यार कोई बंदा जो है ना इस दुनिया से गया है। ईदी साहब क्या चीज़ थे। और देखें कि वो इवन गूगल हम देखें तो उन पे भी उनको सेलिब्रेट किया गया कि देखें हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एज अ ह्यूमैनिटेरियन उनको कितनी उनकी तारीफ की गई, उनको बहुत ट्रिब्यूट दिया लोगों ने। तो यही बात है कि अगर एक इंसान होके अकेले होके इतना कुछ कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोगों में कोई इस तरह का नहीं है कि हम लोग बिल्कुल अब बैठ जाएं हाथ पे हाथ धर के कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। आप अपने अंदर ऑनेस्टी की जहाँ आपने बात की वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि दूसरे मुल्कों में ऑनेस्टी है, चाइना में ऑनेस्टी है, और हमें देखने में मिलती है कि ऑनेस्ट सिर्फ अपनी नेशंस के अपने लोगों के साथ, एटलीस्ट आप अपने आपस में तो ऑनेस्ट हो हर काम में। कि आप जैसे हमें कहीं सा भी मौका मिलता है चोरी चकारी इन एनी सेंस, वो बिजली चोरी हो सकती है, वो पानी चोरी हो सकती है, वो करप्शन हो सकती है, वो आपके अपने जो आप जिस जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे आपकी कोई बदयानती हो सकती है, तो उसको रोकें, उसको ऑनेस्ट हो जाएं। क्योंकि फिर एक बात यहाँ पे भी आके बैठ जाती है कि कहते हैं कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही हुक्मरान होते हैं, कि जिस तरह के लोग होते हैं उन्हीं में से तो उठ के हुक्मरान ने आना होता है। तो क्या आप हम ये कि हम सारा दिन बदयानती करेंगे और हमें हुक्मरान जो है बड़े ऑनेस्ट और हमारे साथ ऑनेस्ट हो गए, वो हम में से ही है, उनका माइंडसेट हमारे वाला ही है। तो फिर बात वहीं आगे रुक जाती है, अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान में यानी कि एक बड़ी ना एक अजीब जो चीज़ आती है ना कि यहाँ पे ना बात यानी कि थोड़ी सी टची भी आती है, जिस पे मुझे अफसोस भी होता है कि यहाँ का मज़दूर भी ज़ालिम है और यहाँ का अमीर भी ज़ालिम है, ठीक है। मज़दूर को उसके एंड पे जो मौका मिलेगा ना वो अपने काम में चोरी करेगा, ठीक है। और जो अमीर बंदा है उसको जहाँ पे मौका मिलेगा वो वहाँ पे चोरी कर। अब जालिम दोनों हैं। अगर मज़दूर भी अपना जो काम कर रहा है वो अगर पूरी अपनी ईमानदारी के साथ कर रहा हो तो लोग यानी कि लोगों को हम बात करते हैं तो एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि उसके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो उसकी मेहनत है वो शायद इस दुनिया में तो एक तरफ काउंट हो रही होती है ना, अल्लाह के यहाँ तो काउंट हो रही है। फिर जो एक और इम्पैक्ट जो बड़ा ही इससे ज़्यादा अफसोसनाक होता है, एक बंदा है कि जिसके पास इल्म नहीं है, जिसको पता नहीं है, ठीक है। हम उसको थोड़ा सा डाउट दे सकते हैं, ऑल्दो कि उसके लिए भी कहीं ये नहीं है कि वो चोरी करे या कोई भी काम में डंडी मारे या कोई भी गलत करे। चलें एक डाउट का हम दे देते हैं कि चलें जी उसको शायद मालूम नहीं है या किसी ने जो है उसको बताया नहीं, एक डाउट दे। एक वो बंदा है कि जिसको नॉलेज है और फिर वो चोरी कर रहा है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ उसकी कितनी बड़ी सज़ा होगी। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जितने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, और जो हैं टीचर्स हो गए, किसी भी जगह पे आ रहे हैं वो ऑनेस्टली अपना काम नहीं कर रहे। उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, इसके बावजूद जो है वो उस चीज़ पे चलते हैं कि वो करप्शन को करप्शन नहीं समझते। उनको ये मामला पता नहीं ये क्यों भूल जाते हैं कि इस दुनिया के बाद भी एक जो है ना हमारी लाइफ है, ठीक है। ये यानी कि दुनिया का पार्ट तो बहुत शॉर्ट है,
ठीक है? बहुत थोड़े मुख्तसर अरसे के लिए हम इस दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है? जो उसके बाद का जो हमारी एक लाइफ़ है, जो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया हुआ है, वो तो ना ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल ना ख़त्म होने वाली है और सोचना चाहिए कि अगर हम इस दुनिया में भी सोचेंगे तो वो हमारे लिए ही बेहतर होगा और आख़िरत के लिए ऑब्वियसली फिर वो आपके लिए बेहतरीन हो जाता है अगर आप ज़रा-सा अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब, आज आपने बड़ा टाइम दिया और माशाल्लाह आज से हमारी वीडियो पॉडकास्ट शुरू हो गई है, तो इसके लिए मैं तो आपको भी मुबारकबाद दूँगी और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज वीडियो पॉडकास्ट करके और आई होप जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच अहमद साहब आपके टाइम के लिए और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसको जारी रखें। और बस यहीं पे हम अपनी जो है आज की डिबेट को, आज के डिस्कशन को ख़त्म करते हैं कि बात मुआशरे की नहीं होती, बात एक इंडिविजुअल से शुरू होती है, एक इंसान से शुरू होती है। जैसे अहमद साहब ने कहा, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक इंसान अगर ऑनेस्ट हो जाए अपनी अपनी चीज़ों को लेके, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए ऑनेस्ट हो जाए, तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। अब चेंज इस तरह से नहीं है कि हम देखें कि रैपिड चेंज आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम नहीं होता। कहीं न कहीं आपकी जो ऊपर वाली अदालत है अल्लाह भी आपको देख रहे हैं, तो वो आपके लिए ही इवेंचुअली बेहतर है इस दुनिया में भी, अगले जहान में भी। और अगर हम अपने आपके अंदर थोड़ी चेंजेस लाने की कोशिश करें, ऑनेस्ट हो जाएँ, अ लिटिल बिट ऑनेस्टी हम ले आएँ। ज़रूरी नहीं है कि अभी बिल्कुल अच्छे हो जाएँ। अगर आप एक बुरा काम करते हैं, उसको छोड़ दें, कल दूसरे को छोड़ दें, परसों तीसरे को छोड़ दें और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में रैपिड चेंज आ रहा है। और अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ट्राई करें कि अच्छा होने की, तो शायद जो मुआशरा है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आ सकती है और बिल्कुल आ सकती है इंशाल्लाह ताला। और हमारे जो हालात हैं, जो कहीं बुरे जा रहे हैं, बुरे हालात के साथ अच्छे हालात भी बहुत हैं पाकिस्तान में, बहुत मौक़े हैं, बहुत है, सब कुछ है। लेकिन हमने टारगेट इसलिए किया, हाइलाइट इसलिए किया कि जो हर्डल्स हैं, उनको हटाया जाए और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ़ की तरफ आने की ज़रूरत है। और जो हमें लगा बेहतर कि जो पॉसिबल वेज़ हो सकते हैं उसके, तो हमने आपको बताए और जो आप समझते हैं ऑब्वियसली वो भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपकी आज की पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफ़िज़।